दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 11 दिसंबर 2023 इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज हो गया है, क्योंकि आज ही के दिन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा आज से करीब 74 साल पहले की गई एक बड़ी गलती को अंतिम रूप से सुधार दिया गया है। बड़ी गलती इसलिए कहा जा रहा है कि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सीड पर हस्ताक्षर किए, जिसने जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 की तरफ जाने का रास्ता दिखाया। और जिस समय संविधान की रचना हो रही थी 7 अक्टूबर 1949 को भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 केवल कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए लाया गया, लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया है। दरअसल विशेष दर्जे का महत्व यह था कि भारत सरकार द्वारा भारत में जो भी कानून बनाए जाते थे वह कानून जम्मू एंड कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते थे तब तक जब तक कि वहां की सरकार उसकी अनुमति ना दे। लेकिन आप यह तो जान ही रहे हैं कि 6 अगस्त 2019 को सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया था, जिसके बाद बहुत सी पेटिशन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर की गई। कल आए निर्णय के बाद आपको कुछ स्थिति स्पष्ट हो गई होगी, फिर भी कुछ कंफ्यूजन, कुछ सवाल आपके जहन में चल रहे हैं, तो उस पर हम संक्षेप में ही चर्चा करेंगे। चूंकि 467 पेजेस का ये आदेश है, पूरे आदेश को किसी भी एक डिस्कशन में डिस्कस किया जाना संभव नहीं है। दरअसल अगस्त 2019 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल आदेश यानी कि CO 272 जारी किया गया, जिसके माध्यम से अनुच्छेद 367 में संशोधन किया गया। दरअसल अनुच्छेद 367 में यह कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शब्द प्रयोग किया गया था। अब आप ये समझिएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर के संबंध में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अस्तित्व साल 1957 में समाप्त हो चुका था। यानी कि 370 को हटाने का कोई निर्णय अगर लिया जाता है तो राज्य की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस पर अपनी राय देगी, तभी 370 अनुच्छेद को हटाया जा सकता है। अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अस्तित्व में नहीं थी, अब इसको संशोधित करना केंद्र सरकार के लिए जरूरी हो गया, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शब्द को रिप्लेस किया राज्य की विधानसभा से। अब राज्य की संविधान सभा को राज्य विधानसभा पढ़ा जाने लगा। 367 में संशोधन होने के बाद सरकार के इसी निर्णय पर 5 जजों में से एक जज श्री संजय किशन कौल सहमत नहीं थे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके कुछ ही घंटों बाद जब ये CO 272 लाया गया, उसके कुछ ही घंटों के बाद 6 अगस्त 2019 को संसद द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। इसके 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 2019 में सरकार द्वारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 लाया जाता है, जिसके माध्यम से कारगिल एवं लद्दाख क्षेत्र को जम्मू कश्मीर से अलग कर एक नया यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है और जम्मू कश्मीर राज्य को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। लेकिन अंतर यह किया जाता है, सरकार द्वारा कहा गया था कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख का कोई विधानसभा नहीं होगी, यानी कि वहां चुनाव नहीं कराए जाएंगे, लेकिन उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि जम्मू कश्मीर में शीघ्र ही चुनाव कराए जाएंगे और चुनाव कराकर उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। तो इस तरह से यूनियन टेरिटरी के रूप में लद्दाख का क्षेत्र सीधे सीधे केंद्र सरकार के अधीन आ गया। वहां पर राज्यपाल के द्वारा केंद्र सरकार का शासन रहेगा। सरकार द्वारा लिए गए इन सभी निर्णयों को बहुत से लोगों ने, जम्मू कश्मीर के विपक्षी पार्टी हैं, केंद्र सरकार के में विपक्षी पार्टियां हैं, वहां के कुछ संगठन हैं, अलग अलग रिट पिटीशन द्वारा चैलेंज किया गया। इन सभी रिट पिटीशन को इकट्ठा करके रिट पिटीशन संख्या 1099/2019 पर यह निर्णय आया है। पिटीशनर का कहना था कि सरकार के पास वे शक्तियां थी ही नहीं कि वह अनुच्छेद 370 को हटा सके। अब जो सवाल पिटीशनर्स लाए, उस सवाल का अंदाजा सरकार को उसी दिन था जिस दिन इन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने का निर्णय लिया, उस दिन जिस दिन राष्ट्रपति द्वारा CO 272 जारी किया गया। क्या कह रहे थे पिटीशनर्स कह रहे थे कि 370 अनुच्छेद 370 को हटाने की शक्ति केवल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के पास है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अस्तित्व में है नहीं, चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अस्तित्व में नहीं रही, इसलिए धारा 370 का प्रावधान जो कि
टेम्परेरी था, अब वह स्थायी हो गया है, अब उसे हटाया नहीं जा सकता। तो उसका जवाब केंद्र सरकार ने पहले ही तैयार किया हुआ था। उन्होंने पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को राज्य विधानसभा से रिप्लेस कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 इश्यू फ्रेम किए गए थे। वो 7 इश्यू क्या थे वो भी समझ लीजिएगा। पहला इश्यू यही था जो कि पिटिशनर्स ने उठाया अपनी पिटिशंस में कि क्या अनुच्छेद 370 टेम्परेरी था या परमानेंट था। दूसरा, क्या अनुच्छेद 370 1D का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 367 में किया गया संशोधन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेचर असेंबली से सब्स्टिट्यूट करना, क्या यह संशोधन सही था। दूसरा इशू ये हुआ। अब तीसरे इशू की तरफ आया। तीसरा इशू था क्या संपूर्ण संविधान अनुच्छेद 370 1D के तहत जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होता है। चौथा जो इशू बनाया गया था वो यह था क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ना होते हुए भी राष्ट्रपति द्वारा हटाया गया अनुच्छेद 370 का निर्णय सही था। अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तो पहले ही रिप्लेस कर दिया गया, इसका जवाब मैंने यहीं पर आपको दे दिया। क्या राज्यपाल द्वारा 2018 में राज्य विधानसभा को भंग करना, डिसॉल्व करना सही था। ये 5वां इशू था। 6ठा इशू इसी संबंधित, क्या राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाना और फिर उसको 6 महीने की अवधि के बाद 2018 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और 2019 तक कायम रहा, तो क्या उसको एक्सटेंड करना सही था। ये 6ठा इशू था। और 7वां इशू इंपॉर्टेंट था जिस पर स्पष्ट निर्णय नहीं आया है भी, उस पर सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा सा अभी क्या कहे कि डाउट में है या उसने कहा है कि इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। यह था 7वां इशू, क्या जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के माध्यम से जम्मू कश्मीर को 2 राज्यों में विभाजित करना सही था। यहां पर चीफ जस्टिस महोदय ने कहा कि क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी, अर्थात देश में जो भी कानून लागू होते थे वह जम्मू कश्मीर पर भी समान रूप से लागू हो रहे थे। इसके समर्थन में चीफ जस्टिस महोदय डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 को पढ़ा, जिसमें कहा गया है कि इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत समस्त राज्यों का यूनियन होगा जिसमें जम्मू कश्मीर भी आ जाता है। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर संविधान के अनुच्छेद 3 को भी पढ़ा, जिसमें बताया गया था अनुच्छेद 3 में जो कि जम्मू कश्मीर का संविधान था वो भी ये कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर इज एंड शैल बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर कोई अलग से भारत का हिस्सा नहीं था, बल्कि वो भारत का अभिन्न अंग था, भारत का हिस्सा था, उसकी संप्रभुता भारत के ही साथ थी। सीजेआई ने अनुच्छेद 370 के संबंध में कहा कि यह एक टेम्परेरी प्रावधान था, ना कि स्थायी। संविधान में भी स्पष्ट कहा गया है कि आर्टिकल 370 टेम्परेरी प्रोविजन है, स्थायी नहीं है। जब सरकार चाहेगी या जैसे कि बताया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहेगी तो इसको बढ़ा या घटा सकती है, समाप्त कर सकती है। अब आते हैं 7वें इश्यू पर, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने पर। यहां पर सीजेआई ने कहा कि लद्दाख या किसी राज्य को यूनियन टेरिटरी में बनाने का निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर अभी और चर्चा की जरूरत है। सरकार द्वारा यूनियन टेरिटरी बनाए जाने का लिया गया निर्णय अपने ठोस आधारों पर उसको सही साबित करना चाहिए, मजबूत आधारों पर सही साबित करना चाहिए। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग को निर्देश जारी किया कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू एंड कश्मीर राज्य में चुनाव कराएं। जैसा कि मैंने कहा था कि संजय किशन कौल इस निर्णय के पक्ष में नहीं थे। 3 निर्णय आए थे कल, जिनमें संजय किशन कौल साहब का कहना था कि राज्य सरकार को बाईपास करके केंद्र सरकार द्वारा बैकडोर से अनुच्छेद 367 में संशोधन करके जो निर्णय लिया गया वह गलत था। उनके पास दूसरे प्रावधान थे, कानून संगत प्रावधान थे, उन्हें उन्हीं के अनुसार अनुच्छेद 370 हटाना चाहिए था। यानी कि वो ये नहीं कह रहे कि 370 नहीं हटाना चाहिए था, बल्कि जो प्रक्रिया अपनाई गई उसकी उन्होंने अपने निर्णय में आलोचना की। साथ ही जस्टिस संजय किशन कौल ने यह भी कहा कि ह्यूमन राइट वायलेशन की सच्चाई जानने के लिए कमीशन नियुक्त करना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। अल्पसंख्यकों की शिकायतें हैं कि सरकार द्वारा उनके ऊपर कुछ ज्यादतियां की गई हैं, आतंकवादियों द्वारा वहां के नागरिकों के ऊपर कुछ ज्यादतियां की गई हैं, उनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। 467 पेज का निर्णय अपने अंत तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा राजनीतिक भाषा का भी इस्तेमाल करने लग जाता है। उन्होंने वहां पर पलायन का जिक्र किया, पलायन की जो विभत्सता थी उसके बारे में जिक्र किया कि किस तरह से लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन यहाँ पर जब भी पलायन की बात आती है, एक गंभीर सवाल यह है कि जब राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, हमारे पास मिलिट्री है, अपने ही देश के नागरिकों को अपने ही घरों को क्यों छोड़ना पड़ता है, क्यों छोड़ना पड़ा? यह सवाल तो उन सरकारों के ऊपर है जो उस समय राज्य केंद्र में थी।
किसी भी देश या किसी भी शहर से या किसी भी गली से किसी भी गांव से अगर कोई व्यक्ति अपना घर छोड़कर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी उस सरकार के पीछे है। पूरी शक्तियां होने के बावजूद भी ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि सरकार यानी कि वो समझते हैं कि सरकार यहां पर फेल है या सरकार यहां पर नहीं है। कुल मिलाकर अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ। यूं कहिए कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य के माथे से एक कलंक समाप्त हुआ है, कलंक मिटा दिया गया है। कलंक में इसलिए कह रहा हूं, कांग्रेस शासित सरकारें, कांग्रेस के कार्यकाल की सरकारों ने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जिनको दिखाकर इस तरह से पेश किया गया कि जैसे ये अल्पसंख्यकों के पक्ष में है, अल्पसंख्यकों को इनको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है। हालांकि जो देश में अल्पसंख्यक है, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं, कश्मीर में बहुसंख्यक हैं, लेकिन उनको इस तरह से पेश किया जाता रहा पूरे देश में जैसे उनको नाज मालूम क्या तोहफा दिया हुआ है। जबकि अनुच्छेद 370 से वहां के लोगों का कोई भला नहीं होने वाला था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां के लोगों का कोई नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद अब जम्मू कश्मीर पूरे देश के साथ वैसे ही जुड़ेगा जैसे और राज्य जुड़े हुए हैं। जिस तरह से दूसरे राज्यों में लोग रह रहे हैं इसी तरह से वो भी रह सकते हैं और रहते आ रहे हैं। जब अनुच्छेद 370 की बात आई तो उस समय की परिस्थितियों को भी देखना चाहिए। केवल उस समय की सरकार की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। जैसे कि 370 हटाते समय अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में नेहरू जी को क्रिटिसाइज किया था और गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता रहा, हमेशा उस समय भी किया गया था, ये सही नहीं है। उस समय की सरकारों के सामने क्या परिस्थितियां थी उनको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। दरअसल जिस समय भारत आजाद हुआ तो भारत बहुत सारी देशी रियासतों में बटा हुआ था। कुछ रियासतें पाकिस्तान में चली गई, पाकिस्तान के हिस्से में चली गई, कुछ भारत के हिस्से में रह गई, जिनमें से एक निजाम हैदराबाद जिस पर संशय बना हुआ था कि वो पाकिस्तान के साथ जाएगी या हिंदुस्तान के, उसने हिंदुस्तान के साथ रहना कबूल किया। लेकिन कश्मीर की रियासत जिसके राजा उस समय नवाब कहें या जागीरदार कहें, महाराजा हरि सिंह थे। हरि सिंह न पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे न भारत के साथ आना चाहते थे, लेकिन भारत सरकार को उस समय पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान की सीमाएं मिली होने के कारण पाकिस्तान कभी भी गद्दारी कर सकता है और उस कश्मीर राज्य पर कब्जा कर सकता है, जैसे वो कुछ हिस्सों पर कर भी चुका था। हुआ यही, पाकिस्तान की ओर से कश्मीर राज्य के ऊपर हमला किया गया, गुरिल्लावार शुरू किया गया। तब जवाहरलाल नेहरू ने हरि सिंह को इस बात के लिए मनाया कि आप फिलहाल भारत के साथ आ जाइए, हम आपको विशेष राज्य का दर्जा देंगे। और उस समय एक 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सीड पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें यह आश्वासन दिया गया था कि जम्मू कश्मीर का एक विशेष दर्जा बरकरार रखा जाएगा। तो यह दर्जा जम्मू कश्मीर का महाराजा हरि सिंह को आश्वासन दिया गया था, जिनके पुत्र आज भी राजनीति में सक्रिय हैं, करण सिंह, उनके बेटे भी राजनीति में सक्रिय हैं। तो ये लॉलीपॉप कहें, ये उपहार कहें, ये सुख या सुविधा कहें, ये करण सिंह के पिताजी महाराजा हरि सिंह को दी गई थी, न कि जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों को। उनकी रियासत थी, वो अपनी रियासत का अलग वजूद बनाए रखना चाहते थे। समय बदलता है, अब महाराजा हरि सिंह नहीं रहे, रियासतों का दौर नहीं रहा, वो समय नहीं रहा, तो अनुच्छेद 370 को भी रहने का कोई हक नहीं था। अनुच्छेद 370 को समाप्त होना ही चाहिए था, लेकिन इसमें अड़ंगा लगाया जाता था कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस अनुच्छेद 370 को इस तरह से दिखाया करती थी जैसे ये कश्मीर के लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए कोई बहुत बड़ा उपहार है। अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ, हम इसकी दिल से स्वागत करते हैं और इस तरह के जितने भी इस तरह के लॉलीपॉप हैं सब पर प्रतिबंध लगना चाहिए, सब समाप्त होने चाहिए। मैं समझता हूं आपने वीडियो आखिर तक देखा है, आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो आगे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।